वीरेंद्र जी, अखिलेश जी, अनिल जी, मोतीलाल जी, पुतुल जी, श्री चारिका महोदया, इस सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, शोधार्थी, विद्यार्थी, अभी अभी बया का अमरकांत विशेषांक आया है और उसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने अमरकांत जी के बारे में अपने संस्मरण लिखे और एक साक्षात्कार का जिक्र किया है जिसमें वो अमरकांत जी से पूछते हैं, विशेष करके उनके उपन्यास सूखा पत्ता को, और बड़े तीखे सवाल एक के बाद एक। तो वहां अंत में वो लिखते हैं कि जब मेरे प्रश्नों से परेशान हो जाते हैं अमरकांत जी, तो कहते हैं कि अरे भाई, मैं उपन्यास का आदमी कहाँ हूं, मैं तो कहानी का आदमी हूं। और फिर बात आगे बढ़ती है। वास्तव में देखिए, कहानी और उपन्यास को एकेडमिक विधा के रूप में उसमें अंतर करते हुए हम लोग भले ही देखते हैं, लेकिन जब मैं किसी बड़े लेखक को देखता हूं, तो चाहे वो कहानी लिखें या उपन्यास लिखें, मेरा ये लक्ष्य होता है ये देखना कि वह कहानीकार या उपन्यासकार आगे राष्ट्र को कौन सा रास्ता दिखा सकता है, समाज को कौन सा रास्ता दिखा सकता है, और उससे उसके बड़प्पन की कसौटी तय। मैं अपनी बात विशेष करके इन्हीं हथियारों से पर केंद्रित करके आपके सामने रखूंगा। पहला प्रश्न मेरे दिमाग में यह आया कि 2003 में, मतलब 21वीं शताब्दी में, एक कथाकार को यह क्या जरूरत आन पड़ी कि वह फिर से 1942 और उसके पहले और उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की कथा को फिर से लिखने का उनका मन है। यह एक बड़ा सवाल। और अभी ये बातें आई हैं कि हम 1947 के बाद जहां से चले थे तो पहुंचे कहां। वे सारे सपने, वे सारे प्रश्न, वे सारी कसौटियां, वे सारे आदर्श, उनको 70-75 साल में जिस मुकाम पर पहुंचना था, वो वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और एक लेखक, एक कहानीकार, उपन्यासकार का यह दायित्व होता है कि वह समय समय पर हस्तक्षेप करके इस बात की गहरी पड़ताल करे। और वो पड़ताल किसके लिए होगा? वो पड़ताल उसके लिए होगा जिसके आगे सारा जीवन पड़ा है, जिसके आगे सारा भविष्य पड़ा है। ये एक देखने की चीज है। तो इन्हीं हथियारों से, यानी कि गांधी की जो सत्य अहिंसा और उस सत्य अहिंसा से उपजी हुई एक जो जीवन का दर्शन था, उस दर्शन से एक नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, उसके कौन से रास्ते होंगे। अमरकांत बहुत संजीदगी के साथ इस उपन्यास में उन सूत्रों की गहरी पड़ताल करते हैं, तलाश करते हैं। जरा हम उसकी तरफ आपको ले जाएंगे। जैसे उपन्यास का प्रारंभ होता है, उस उपन्यास के प्रारंभ में बलिया के नामकरण की बात आती है कि बलिया का नाम पड़ा कैसे। तो किंवदंती है राजा बलि के नाम पर पड़ा, कोई कहता है वाल्मीकि के नाम पर पड़ा। लेकिन अमरकांत उन सारे नैरेटिव्स को अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण से बदल देते हैं
वो कहते हैं कि बलिया तो बलिदान का नाम है। वो सारी माइथोलॉजिकल चीज जो आज कांवड़ यात्रा चल रही है, आप देख ही रहे हैं, जो सर पर चढ़ करके बोल रहा है वो वैज्ञानिक तेवर गायब है, उसको एक मोड़ते हैं बलिदान की ओर। भाई, राष्ट्रीय आंदोलन में देश के लिए बलिदान होने का जो हमारा मूल्य था, वह भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए आज की परिस्थितियों में ग्राफ में उसकी क्या स्थिति है? क्या उसका भी कोई सूचकांक है उसकी गिरावट का, जिसको हम नाप सकते हैं? ये तो हम जीवन की धड़कनों से और जीवन में जो हमारे घटित हो रहा है उसी से समझ सकते हैं। आप देखिए, इसके साथ एक चीज जो बहुत शुरू में ही मुझको स्ट्राइक करती है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले प्रेमचंद ने या दूसरे लोगों ने वेश्याओं के जीवन पर लिखा नहीं है, लिखा है और अपने उपन्यास में अच्छा खासा स्थान दिया है। लेकिन 2003 के आसपास अमरकांत जब अपना उपन्यास लिख रहे हैं, एक ऐसा उपन्यास जो आख्यान मात्र नहीं है, वह भारत की बदलती हुई जिंदगी का एक महाआख्यान है, उसका एक लेखा जोखा है। उसके प्रारंभ में एक वेश्या की कथा आ जाती है। मुझे झट से याद आता है कर्मेंदु शिशिर की लिखी हुई किताब 1857। उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने ज्यादा दूर नहीं, इस बगल के कानपुर शहर के ही बहुत सारी वेश्याओं जो देव वृत्ति में थे, गायन की वृत्ति में थे, जिसमें भी हो, उनकी एक लिस्ट जारी की है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन वेश्याओं का क्या रोल रहा, क्या महत्ता रही। उन लोगों ने इतना जोरदार आंदोलन किया कि ब्रिटिश सरकार को उन्हें जिंदा जलाना पड़ा, फांसी की सजा देनी पड़ी। गोली और लाठी से जो अत्याचार हो सकते हैं वो तो बहुत कम था। और वो जो ढेला है जिसका अच्छा नाम लवंग लता है, वह ढेला उसका एक चरम रूप कहां दिखाई देता है, जब इसरतगंज की गली से आंदोलनकारियों का जुलूस गुजरता है तो वह टीबी से ग्रस्त ढेला उत्साह में सड़क पर आ जाती है, गांधी और भारत के जयकारे लगाती है और वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त लेकिन संघर्षशील स्त्री के रूप में अपनी एक छवि छोड़ती है। बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। ढेला से शुरू हुई कहानी ढेला तक नहीं रहती है। इस उपन्यास को पढ़ते समय बरबस अतुल जी ने फिल्म का जिक्र करते हुए अमरकांत जी के बारे में कुछ कहा था, तो बरबस मुझे एक हिंदी फिल्म बहुत लोकप्रिय रही 1942 अ लव स्टोरी, ये याद है। मैं उस फिल्म से तुलना नहीं कर रहा हूं, बस ये आया कि 1942 की पृष्ठभूमि में वो प्रेम कथाएं रच रहे हैं। अरे प्रेम की कथा क्यों रच रहे हैं? प्रेम की कथाएं क्या और लोगों ने नहीं रची हैं? ये कैसी प्रेम कथा? ये प्रेम कथा साधारण प्रेम कथा नहीं है। ये मैंने कहा कि उनका उद्देश्य था आज के युवाओं को इन्हीं हथियारों से का जो आदर्श है उससे रूबरू कराना। और इस प्रेम कथा में आप देखिएगा कि बहुत सारे जोड़े हैं, जिसमें ढेला और गोवर्धन है, जिसमें दामोदर दास है, भगजुगनी है, जिसमें नीलेश है, नम्रता है, ये बहुत सारे। लेकिन आप देखेंगे कि इन प्रेम कथाओं में धीरे धीरे बात जैसे ही आगे बढ़ती है, उस
उसमें प्रेमिकाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो ज्यादा मजबूत होकर के उभरती हैं, चाहे वो नम्रता हो, चाहे वह भगजोगनी हो, चाहे वह ढेला हो। इसी तरह के जितने भी स्त्री पात्र हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रेमचंद की विरासत की जो बात हम करते हैं, जो मधुमक्खी थी मालती, जो तितली थी मालती, वह किस तरह से गोदान के अंत में एक सशक्त स्त्री बनकर के उभरती है, इस उपन्यास में भी वो ढेला, भगजोगनी, नम्रता, इस तरह की जितनी स्त्रियां हैं जो प्रेम कहानियों में हैं, वो अपने प्रेमियों के अपेक्षा ज्यादा मजबूत और सशक्त होकर के उभरती हैं। वो मूल्यों के ऊपर जीती हैं। नम्रता को जैसे ही पता चलता है कि नीलेश अब डेविएटेड हो गया है, तो वो दो टूक जिसके लिए वो खद्दर धारण करती थी, जब वो जेल में था नीलेश, तो जमीन पर सोती थी, मच्छरों से कटवाती थी अपने को, ताकि उसके दुख की अनुभूति को अपने में समानुभूति कर सके। वह कितना दृढ़ता का परिचय देती है। और ठीक इसके विपरीत मैं फिर कहता हूं, शायद हो सकता है कि यशपाल और तमाम लोगों से कुछ न कुछ प्रेरणा मिली हो अमरकांत जी को। जब नीलेश का चरित्र आप देखिए तो जयदेव पुरी की बरबस याद आ जाती है। ये जयदेव पुरी और नीलेश एक ही जैसे परिस्थितियों में उनका कैरेक्टराइजेशन होता है। ये दोनों ही स्वतंत्रता के पहले बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, पढ़ाकू हैं, बुद्धिजीवी हैं, नौजवान हैं और तमाम आंदोलनों में भाग लेते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होती है, जयदेव पुरी का पतन हो जाता है। कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि से है वो, और यहां भी नीलेश कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि से है। जो देश के लिए मरने वाला व्यक्ति था, वो इतना व्यक्तिवादी सोच लेकर के कैसे चलता? क्या जयदेव पुरी का पतन और नीलेश की गिरावट क्या आज के युवाओं के गिरावट की तरफ कुछ संकेत कर रहा है? क्या जो व्यक्ति केंद्रित है, जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करता है, चीजों से जुड़ता है, अवसरवादी बन जाता है, क्या उसमें बलिया की भूमि की बलिदान देने की भावना शेष बची है? क्या जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तभी युवाओं के बलिदान की जरूरत थी? आज युवाओं को उस आदर्श और मूल्यों पर समाज के लिए बलिदान देने की जरूरत है या नहीं? ये एक बहुत बड़ी बात है। बीच बीच में वो ऐसी अनुपस्थितियां लाते हैं, जैसे कि एक दलित चरित्र है, नौजवान है, गोपाल, और ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि जिस समय दलित युवाओं का वामपंथ के प्रति आकर्षण उतना ज्यादा नहीं रहा और वह दूसरी तरफ जा रहा है, वहां गोपाल राम वामपंथी बनता है। वामपंथ के प्रति उसकी बड़ी आस्था है और वह पहले कांग्रेस समाजवादी दल में था, और कांग्रेस समाजवादी दल में जब वह जाता है तो वहां देखता है कि उस समाजवादी दल में वो समाजवादी भले ही हैं, लेकिन अपने अपने जातियों के ग्रुप में बात करते हैं, घूमते हैं, और कई बार कार्यकर्ता के रूप में जब वह पानी पिलाने जाता है तो बहाने से पानी पीने से आनाकानी करता है। यह चीज उसको बहुत चुभती है। और वह जब वामपंथी पार्टियों की ओर जाता है तो वह देखता है, स्पष्ट लिखा है अमरकांत में, कि वामपंथी दलों का नेतृत्व तो भले ही सवर्णों के पास हो, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता हैं वो वही हैं जैसा कि वह है, और वहां उसको अपनत्व का महसूस होता है, आत्मीयता का भाव, अपने जैसा भाव होता है। और बार बार ये सवाल गोपाल राम के माध्यम से
अमरकांत उठाते हैं कि आजादी के बाद दलितों को क्या मिलेगा, दलितों को क्या मिलेगा। अमरकांत जी ने अंबेडकर का नाम नहीं लिया है, लेकिन अंबेडकर की जगह पर एक गोपाल नाम है जो इस प्रश्न से टकराता है और 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी का अंग्रेजों के समर्थन करने के निर्णय का बार बार बचाव करता है, जबकि कांग्रेसी दल के ऊपर उसके तरफ से उस पर कई सारे आक्रमण वैचारिक होते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये दिखाना है कि गोपाल राम का चरित्र 2003 में क्यों उठा रहे हैं, ये आज की जरूरत है। इसको अमरकांत देख रहे थे और गोपाल राम को सामने ला करके वो समाजवादी ही नहीं बल्कि मार्क्सवादी विचारों की ओर युवाओं को, जो विशेष करके दलित पढ़े लिखे युवा हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके भीतर बहुत बढ़िया से हमको देखने को मिलता है। 15 मिनट तो नहीं हुए, बस समाप्त। इन्हीं हथियारों में उपन्यास जो है वो एक और खास बात के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगा, और वो बात है उसमें कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स सामने रखे हैं, जैसे बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं। एक सदाशय व्रत ओझा हैं और एक दामोदर दास। आप इन दो चरित्रों को देखेंगे तो ये दोनों चरित्र मूल्यों की दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग हैं। सदाशय व्रत ओझा पहले भटक करके डकैतों के दल में शामिल हो जाते हैं, मार काट करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे प्रेम में धोखा खाने के बाद उनका झुकाव देश समाज की ओर हो जाता है और उनका चरित्र एक उदात्तता की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन दामोदर दास जो है वो एक नंबर का लंपट किस्म का व्यक्ति है और उसकी लंपटई आज के समाज की लंपटई को बिल्कुल दिग्दर्शित करते हैं। उपन्यास आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अमरकांत परस्पर विरोधी चरित्र को गूंथते हैं और इस तरह से गूंथते हैं कि उसके कैनवास में वे बिल्कुल उसकी रेखाएं साफ साफ हो जाए, बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आने लगता है। तो समय खत्म हो गया है, मैं अपनी बात भी खत्म करता हूं इस बात के साथ कि अमरकांत जितने अच्छे कहानीकार हैं उतने ही अच्छे उपन्यासकार के रूप में यहाँ उभरे हैं। और मुझको लगता है कि वो जो कथा कह रहे हैं, जैसे हम एक मॉडर्न आर्ट को देखते हैं तो केवल बाहर से तो उसकी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसका जो स्पिरिट है उसके लिए आपको अपनी विवेक की तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। तो इस उपन्यास को भी पढ़ते समय वो ना देखिए जो ऊपर ऊपर से वर्णित है, क्यों वर्णित है, कैसे वर्णित है, किस उद्देश्य से है। जब उसकी गहरे सूत्रों में आप जाएंगे तब इस उपन्यास की महत्ता समझ में आएगी कि 2003 में फिर से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की बात उठा करके जो एक नए भारत को फिर से गढ़ने की जो बात आजकल राजनीतिक क्षितिज से की जा रही है, तो क्या अमरकांत उसको इशारा कर रहे हैं कि हमें अपने देश को गढ़ने के लिए और किसी मूल्य की ओर नहीं, अपने भारत देश की और गांधी के मूल्यों की तरफ, समाजवाद के मूल्यों की तरफ और वामपंथी मूल्यों की ओर जाने की जरूरत है। यह भी एक गहरी राजनीतिक चेतना है, इस चेतना को भी हमें ठीक से समझने की आवश्यकता है। बहुत